जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम है, लिखा भी गया है इसके क्वेश्चन के सामने कि CDS DRDO डिफेंस हो या फिर सिविल सेवा सर्विसेज हो, SSC के एग्ज़ाम हो, रेलवे के एग्ज़ाम हो, तो सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिसमें हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे और बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। तो एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन फिजिक्स से है कि तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो तारे अपनी ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन से प्राप्त करते हैं। हम इसका एक्सप्लेन इस प्रकार देख सकते हैं कि ये सूर्य है, और हम ये जानते हैं कि सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, जो कि 71% माना जाता है। दूसरे नंबर पर हीलियम होता है, जो कि 23% होता है। अन्य गैस में 2 पॉइंट समथिंग होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि यदि सूर्य एक तारा मान लिया जाए, तो इसका ताप क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ से दो छोटे छोटे नाभिक आपस में संयुक्त होकर अपक्रिया करते हैं यहाँ से, और अपक्रिया करने के बाद जो है ये नाभिकीय संलयन रिएक्शन को प्रोसीड करते रहते हैं चेन के रूप में, जिसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। और यहीं से ऊर्जा जो है तारे को मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन का आंसर नाभिकीय संलयन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो कृत्रिम उपग्रह यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मानव संसाधन द्वारा बनाया गया कृत्रिम उपग्रह। तो कृत्रिम उपग्रह एक आकाशीय पिंड होता है, आकाशीय पिंड होता है, जो कि बहुत सारी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम देखते हैं कि पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स भी होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान यूज किए जाते हैं, और उन सब के बीच में हम देखते हैं कि सौर सेल का यूज किया जाता है, जिसमें सिलिकॉन होता है, और जो है यहीं से उनको ऊर्जा मिलती है। सैटेलाइट के यूज किए जाते हैं। बहुत सारे इस प्रकार के मानव संसाधन द्वारा बनाया जाता है, जिससे हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो सौर सेल होता है जिसमें सिलिकॉन होती है, इसके माध्यम से हम विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण ईंधन। तो भारत में ईंधन, तो हम देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम भी एक ईंधन है, थोरियम भी है, प्लूटोनियम भी है,
कैडमियम नहीं है। कैडमियम एक मंदक के रूप में काम करता है, भारी जल भी होता है इसमें मंदक के रूप में। तो सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है, थोरियम ही होता है, जो कि इसका स्रोत जो है मोनाजाइट होता है। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, तो इसका ये स्रोत है, ऐस का आप बोल सकते हैं। तो थोरियम ही होता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब IAS 2001 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अल्लाह की परमाणु बम का सिद्धांत है। दोनों क्वेश्चन को हमने जोड़ दिया है A, B, C के साथ। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है। हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन बम जो है एक नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित होती है, क्योंकि दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। और हाइड्रोजन बम को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है। और परमाणु बम जो है ये इस सिद्धांत में जो हम देखते हैं कि नाभिकीय विखंडन अपक्रिया होती है, जिसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो इसको याद रखें कि यह नाभिकीय विखंडन पर होता है हाइड्रोजन परमाणु बम, लेकिन हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित होती है। इसमें हम यूरेनियम कह सकते हैं कि यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की नाभिकीय विखंडन को हम यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की क्रिया कराते हैं, तो ये इसमें नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। जबकि हाइड्रोजन बम का अगर सिद्धांत का एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो हाइड्रोजन के दो अणु जो है मिलकर नाभिकीय संलयन क्रिया बनती है, जो कि इस पर आधारित होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाइड्रोकार्बन के अणुभार का सही क्रम। हाइड्रोकार्बन के अणुभार का सही क्रम है, पहला मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन, डी। मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, सी। मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन,
ब्यूटेन डी नॉट। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। हाइड्रोकार्बन के अणुभार का सही क्रम, इसका जो फार्मूला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का CnH2n+2। इस फार्मूले से हम फाइंड करते हैं कि सबसे ज़्यादा अणुभार किसका होगा। n की जगह अगर 1 रखें तो n की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पर C1 होगा, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि CH4, जिसे हम मीथेन कहते हैं। n = 2 तो यहाँ पर हो जाएगा C2H6, जिसे हम मीथेन कहते हैं। n = 3, यहाँ 3 रखें तो C3H8, जिसे हम प्रोपेन कहते हैं। और n = 4 रखें इसमें तो C4, 4 दूनी 8 और 2 10, H10, जिसे हम ब्यूटेन कहते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि पहला A है, दूसरा A है, तीसरा A है, फिर चौथा A है, यानी कि सबसे ज़्यादा मेथन, फिर एथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर C। हाइड्रोकार्बन की हम एक क्लास लेंगे जिसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में क्या बॉन्डिंग होती है और उससे किस प्रकार फार्मूले ऑब्टेन किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके बारे में अलग से हम क्लासें लेंगे जिसको हम अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। केमिस्ट्री का अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस को आयुध अंधकार के रूप में प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए साइनाइड, मस्टर्ड गैस, सी मिथाइल आइसोसाइनाइड। डी मिथाइल आइसोसाइनाइड, एथिल सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 8, मीथेन गैस का उत्पादन मीथेन गैस का उत्पादन करने वाले
पहला गेहूं का खेत, दूसरा धान का खेत, तीसरा कपास का खेत, चौथा नाट। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहते हैं? पहला पिनियल, दूसरा थायराइड, ऑक्सीटॉक्सिन, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस का आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो जनरली हम ये देखते हैं कि उसमें जो है मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। लेकिन क्वेश्चन में ये भी लिखा रहता है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड, और ये हम लोग लगा के आते हैं, जो कि सही नहीं होता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो भोपाल ट्रेजेडी में यूज किया गया था गैस, त्रासदी में। तो इसको याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का यूज किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि मीथेन गैस का उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं। तो गेहूं का खेत, धान का खेत, कपास का खेत कि नाट। हम ये देखते हैं कि मानवीकरण स्रोत द्वारा जो कि यूज किया जाता है, और वहाँ से कुछ संसाधन के रूप में चीज़ें निकलती हैं। कुछ क्षेत्र ऐसा है जैसे जहाँ से कोयला का उत्पादन होता है, धान का खेत हुआ, या फिर तीसरा जहाँ पर पशुओं का रहन सहन होता है, वहाँ ये कुछ मानवीकरण हुआ है। जहाँ पर कोयला, पशुपालन और ये धान का खेत, ये मानवीकरण द्वारा ये क्षेत्र हैं जहाँ से हम मीथेन गैस को देखते हैं कि यहाँ से जो है इसका उत्पादन होता है, मीथेन गैस का। ये मानवीकरण है। लेकिन वहीं पर जो है अगर हम प्राकृतिक की बात करें, प्राकृतिक स्रोत की बात करें, तो ये ज़्यादातर जो है समुद्र से ही मीथेन गैस निकलता है। अगला क्वेश्चन बायोलॉजी का है कि किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहते हैं? तो जैविक घड़ी पिनियल ग्रंथि को कहते हैं, क्योंकि मानव की जो है जैविक दिनचर्या को ये नियमित करती है पिनियल ग्रंथि, जिसके कारण से इसे जैविक घड़ी कहते हैं। और थायराइड तो शर्करा के उपापचय में यूज होता है, उपापचय, शर्करा के उपापचय में इसका
ये सहायक होती है। यहाँ से थायराइड ग्रंथि निकलती है। थायराइड ग्रंथ से जो है थायराइड हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है यहाँ से। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है जो कि शर्करा के उपापचय में सहायक होता है। ऑक्सीटॉसिन जो कि दूध के स्राव के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। दूध का स्राव, याद रखिएगा ये दूध का स्राव लिखा गया है क्योंकि दूध का निर्माण भी होता है, तो वहाँ पर दूध के निर्माण में प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसे मेमो भी कहा जाता है, तो अलग हार्मोन है। एक क्वेश्चन और है, आपातकालीन हार्मोन है। पहला पीनियल, दूसरा एड्रेनल, तीसरा थायरॉक्सिन, चौथा प्रोलैक्टिन। तो क्वेश्चन नंबर 10, आपातकालीन हार्मोन है। तो आपातकालीन हार्मोन एड्रेनल ग्रंथि में ही होता है। तो एड्रेनल हार्मोन जो कि इसे उड़ो, लड़ो, डरो के नाम से भी जानते हैं, यही आपातकालीन हार्मोन होता है, एड्रेनल। बाकी पीनियल ग्रंथ में भी हमने नीचे देखा था कि वो जैविक घड़ी के तरह जो है काम करती है। बाकी थायरॉक्सिन हार्मोन शर्करा के उपापचय में सहायक होती है, और प्रोलैक्टिन जो है दूध का निर्माण करता है। इसको देख लें अच्छे से, क्वेश्चंस अच्छे हैं, क्वेश्चन 10 ही रखे हैं। तो साथियों, हम अगली क्लास में अगले सेट के साथ मिलेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चंस नेक्स्ट चैप्टर रहेगा और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रहेंगे। धन्यवाद।